देखिए, आज मैं मेरे उस्ताद जनाब अजीज सेठ साहब के शहर में आया हूँ। मैं शहर सिरा में अजीज सेठ मेमोरियल के नाम से एक हॉल बनाया हूँ। 6 करोड़ की लागत से एक हॉल बनाया हूँ क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अजीज सेठ साहब की बदौलत हूँ, और जो कुछ भी मैंने सीखा है उन्हीं से सीखा है। रफ्तारों किरदारों मुलाकात कदम से एक नाम चमक उठा है सब्रो खुलूस से। अंजुमन की जानिब से आपका खैर मकदम किया जाए। मैं इसलिए ये कह रहा हूं, मैं आपको पिछले 40 वर्ष पहले की बात कर रहा हूं। एक जमाना था, मैं मरहूम अजीज सेठ साहब का पीए हुआ करता था। 1980 की बात कर रहा हूं मैं। उस टाइम पे एक बासी में जो है ना, कर्नाटका एजुकेशन बिल के नाम से श्री गुंडूराव उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बिल पेश किया था असेंबली में। वो बिल किस लिए था? वो बिल के बिल तो यहां कर्नाटक में पास हो गया, असेंबली में पास हो गया था, लेकिन उस बिल के पास होने के बाद अगर उसे सदरे हिंद की मोहर लग जाती उस पे, तो आज आप लोग यहां नजर नहीं आते थे। क्योंकि उस बिल के साथ साथ तमाम मुस्लिम अदारे जितने भी थे खत्म हो जाते थे, उर्दू खत्म हो जाती थी। अजीज सेठ साहब उस जमाने में जो है ना, असेंबली में, कैबिनेट में बहुत लड़ाई की कि बिल पास ना हो, लेकिन मेजॉरिटी की वजह ये पसा असेंबली में बिल पास हो गई थी। हो जाने के बाद जब बिल पास हो गई तो मैं अजीज सेठ साहब के पास गया और मैं जाके उनसे कहने लगा कि सेठ साहब ऐसा हो गया हमारे साथ। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूं। अब मेजॉरिटी थी, मेजॉरिटी के इस पे जो है ना बिल पास हो गया, कैबिनेट में भी हो गया, असेंबली में भी हो गया, काउंसिल में भी हो गया। मैंने बहुत कोशिश की, मैं यहां तक सोचा कि मैं अपना इस्तीफा देकर आ जाऊं, और कुछ मेरे मेहरबान दोस्तों ने मुझे इस बात की इजाजत नहीं दी। मैं मजबूरन यहां बैठा हूं, और उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बहुत मजबूरी है कि मैं आज यहां बैठा हूं। और किसी एक साहब ने उनसे एक सवाल किया तो इतना गुस्सा हो गया और कहने लगे, अरे देख बेवकूफ, क्या बोल रहा है तू मुझे? कुर्सियां के पीछे तो कभी भागा नहीं है, कुर्सियां मेरे पीछे भाग के आती। ये उनका जवाब था उसका। उसके बाद मैं वहां बैठा हुआ था, फिर मुझसे कहने लगी कि मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कहा, मुझसे मैंने इजाजत तलब की। मैंने कहा कि मैं इसे कुछ, अगर आप इजाजत दे तो मैं इसके लिए कुछ करूंगा। तो मुझसे मुस्कुरा के कहने लगे, अरे दीवानी, मैं क्या भी नहीं कर, तू क्या नहीं कर सकता है? मैं क्या भी नहीं कर सका, मंत्री होके, वजीर होके मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन तू क्या करेगा? मैंने कहा इजाजत तो दीजिए मुझे। तो उन्होंने मुझे इजाजत दी, और उस जमाने में एक तंजीम थी कराटा, आज भी वो तंजीम है, कराटा तंजीम थी। उसके सदर थे जनाब अब्दुल रशीद साहब, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। और उसके जनरल सेक्रेटरी थे अब्दुल अलीम साहब, और अब्दुल अलीम अलदीन थे। उसके बाद एक और साहब थे डॉक्टर खान, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हो गया। एक और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक था उनका नाम था हफीजुल्लाह शरीफ साहब, एडवोकेट बशीर साहब, और हमारे मरहूम राज इम्तियाज साहब जो एडिटर सालार के रहे और एडिटर पासबाग के भी रहे। इनके डेलीगेशन को लेकर मैं दिल्ली गया। उस जमाने में मोहतरमा इंदिरा गांधी जी हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर थी, हिंदुस्तान की वजीर आजम थी, और वहां FM खान साहब भी हुआ करते थे उस जमाने में। पहले हमने उनके घर में FM खान साहब ने गुजारिश की कि इंदिरा गांधी का हमें वक्त दिला दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, इतनी आसानी से इंदिरा गांधी से आप लोग नहीं मिल सकते, आप कुछ जो है ना मेमोरेंडम दे दीजिए, मैं इंदिरा गांधी जी तक पहुंचा दूंगा। फिर मेरे एक
दोस्त मैं जिनके साथ काम भी किया, जिस देश के प्रधानमंत्री भी रहे, उनके साथ मैंने काम भी किया, श्री वीपी सिंह जी, मैं उनके पास गया। उस जमाने में वो वजीर ममलकत हुआ करते थे इंदिरा जी के कैबिनेट में। इत्तेफाक से मेरी उनकी अच्छी दोस्ती थी उस जमाने में। जब मैं जाके उनसे गुजारिश की तो दूसरे दिन सुबह 9 बजे जो है इंदिरा गांधी जी से हम मिलने का हमें मौका मिला। जब इंदिरा जी के पास गया और हम लोग गए, जाके उनको मेमोरेंडम दिए, मेमोरेंडम से कहा, उन्होंने पढ़ा पूरा मेमोरेंडम और उन्होंने कहा कि मैं मेमोरेंडम पढ़ने तक आप चाय पीजिएगा। हम चाय पी रहे थे, मेमोरेंडम उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने एक बात कही, मेरी हुकूमत में और कर्नाटक में भी मेरी पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने गलती की है। उन्होंने तस्लीम किया, वजीर आजम हिंदुस्तान ने यह तस्लीम किया कि उनकी हुकूमत ने गलती की है और उन्होंने फौरन कहा यह मेरा मामला नहीं है। उन्होंने कहा अशरफ साहब ये मेरा मामला नहीं है, ये तो सदर हिंद का मामला है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी सदर हिंद से बात करूंगी। उस जमाने में सदर हिंद थे जनाब सरदार जी थे, जनाब जैल सिंह साहब। उन्होंने जैल सिंह साहब से बात की और उन्होंने हमारे लिए वक्त मुकर्रर करवाया। उसी दिन शाम को 4 बजे सदर हिंद ने हमें बुलाया। तो फिर हम सदर हिंद के पास गए। सदर हिंद के पास जाने के बाद हमने उनको भी एक मेमोरेंडम की कॉपी दी। तो उन्होंने पढ़ने के बाद कहा कि मैं भी एक उर्दूदान हूं, जब तक मैं यहां हूं उर्दू कभी खत्म नहीं होगी और मैं उर्दूदान होते हुए मैं ये देख नहीं सकता कि कर्नाटक का उर्दू खत्म हो जाए या हिंदुस्तान से उर्दू मिट जाए। और उन्होंने फौरन हमसे ये कहा कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहां बैठा हूं, जब तक मेरा दस्तखत इस बिल पर नहीं, यह कानून बन ही नहीं सकता। और उन्होंने कहा कि इसमें मेरे दस्तखत कभी नहीं होंगे। 40 साल की पहले की बात और आज की बात, आज तक ये बिल पास नहीं हुई, इसलिए हम लोग बच गए। इसलिए मैं अजीज शेख साहब को याद कर रहा हूं आज। अजीज शेख साहब की वजह जो है ना, हम लोग आज यहां बैठे हैं और आगे भी बैठते रहेंगे। ये आप मैसूर के और सिर्फ यही नहीं थे, टाइगर मैसूर ही नहीं थे, वो सारी हिंदुस्तान के लीडर थे और मुझे उनके अंडर काम करने का मौका मिला। मैं समझता हूं कि मैं सबसे ज्यादा जो था ये, और मैं यहां ये भी कहना चाह रहा हूं कि मैं शहर सिरा में जनाब तनवीर शेख साहब, मैं शहर सिरा में अजीज शेख मेमोरियल के नाम से एक हॉल बनाया हूं। 6 करोड़ की लागत से एक हॉल बनाया हूं उनकी याद में, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं अजीज शेख साहब की बदौलत हूं और जो कुछ भी मैंने सीखा है उन्हीं से सीखा है। और उनकी याद में मैं वैसे तो शहर सिरा का हूं और शहर सिरा में मैं 6 करोड़ रुपए की लागत से अजीज शेख मेमोरियल हॉल बनाया हूं और वहां की जो भी आमदनी आती है वो गरीब बच्चों में जो है ना, उनके एजुकेशन के लिए, गरीब बच्चियों की शादियों के लिए और गरीबों की तालीम के लिए वो खर्च होता है, उस पर हम लोग खर्च करते हैं। और मैं यहाँ इस मंच से जनाब शफीउल्लाह साहब, शफी अहमद साहब से मैं कहना चाहूंगा कि उसी इस पे 5 ऐसे गरीब बच्चों को चुनकर मुझे बताइएगा। हर साल उनको 25,000 रुपये की एक ये जो है स्कॉलरशिप दी जाएगी और गरीब मुस्तहक हो और हमारे सैयद यासीन फाउंडेशन और अजीज शेख मेमोरियल हॉल की तरफ से हर साल 5 बच्चों के लिए
गरीब और मुस्तहब बच्चों के लिए 25-25 हजार रुपए की जो है ना हम लोग इमदाद देंगे। ये जनाब शकील साहब से एक व्यक्ति हमें बताए और मैं शायद बहुत ज्यादा वक्त ले लिया और मैं माफी चाहते हुए जो है ना आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और सुनने का साहस किया, इसके लिए आप सबका मशकूर हूँ। तारीखी शहर मैसूर में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक का इजलास एमएलए और साबिक रियासती वजीर तनवीर सेठ, केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट और अंजुमन के सदर मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ, आंजानी वजीर आजम वीपी सिंह के साबिक सियासी मुशीर सैयद अशरफ, कर्नाटक उर्दू एकेडमी के साबिक चेयरमैन मुबीन मुनव्वर व दीगर की शिरकत। रियासत कर्नाटक में उर्दू स्कूलों की हिफाजत और तरक्की के लिए एक अहम तजवीज़, एक अहम मशवरा पेश करते हुए तनवीर सेठ ने कहा कि रियासत के तमाम उर्दू स्कूलों को एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकालकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में लाना चाहिए। उर्दू स्कूलों की हिफाजत के लिए मस्जिद कमेटियों को आगे आना चाहिए। तनवीर सेठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि मौलाना आजाद स्कूलों में फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू होनी चाहिए। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के सदर और केपीसीसी के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि तनवीर सेठ रियासत के एक बड़े लीडर हैं। साबिका हुकूमत में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारी संभाली है। इस जलसे में उबैदुल्ला शरीफ व दीगर ने ये ख्वाहिश जाहिर की कि तनवीर सेठ को दोबारा मिनिस्टर बनने का मौका मिलना चाहिए। इस मौके पर सैयद अशरफ ने कहा कि वो आज जो कुछ भी हैं रियासत कर्नाटक की अजीम शख्सियत और तनवीर सेठ के वालिद मोहतरम अजीज सेठ की बदौलत हैं। अजीज सेठ की लीडरशिप में उन्हें काम करने का मौका मिला। सैयद अशरफ ने कहा कि उन्होंने सिरा में मरहूम अजीज सेठ की याद में शादी महल तामीर किया है और इस शादी महल के जरिए मुख्तलिफ फलाही समाजी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सैयद अशरफ ने यह ऐलान किया कि वो हर साल मैसूर के 5 तलबा को 25-25 हजार रुपये की स्कॉलरशिप अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक के जरिए फराहम करेंगे। दोस्तों, कल यानी 2 अगस्त बरोज हफ्ता उर्दू जबान व अदब के हवाले से शहर मैसूर में एक अहम इजलास मुनअक़द हुआ। इस इजलास में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के हाल का इफ्तिताह अमल में आया। मैसूर के एक कदीम मिली इदारे अंजुमन इत्तेहाद इस्लाम की इमारत में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मैसूर के दफ्तर और अब हाल का इफ्तिताह अमल में आया है। इस यादगार मौके पर एसएसएलसी और पीयूसी के इम्तिहानात में उर्दू मजमून में 90% से जायद मार्क्स हासिल करने वाले 65 तलबा व तालिबात को तहनीत पेश की गई। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, आज मैं मेरे उस्ताद जनाब अजीज सेठ साहब के शहर में आया हूँ। मैं जब यहाँ आया हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ करके जाना था, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ अजीज साहब के बदौलत हूँ मैं। और ये छोटा सा अदना सा काम मैंने किया है, क्योंकि उन्हीं के मेमोरियल हॉल से जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू जनरेट होती है, उससे मैं 5 स्टूडेंट्स के लिए 25,000 रुपये सालाना 5 स्टूडेंट के लिए मैंने देने का वादा किया। 25,000 25,000 तो मैंने देने का वादा किया है। इंशाअल्लाह जैसे शफीउल्लाह साहब मुझे ये देंगे, नाम वगैरह देंगे, तो मैं फ़ौरन उसे जारी करूँगा। और सबसे पहले ये बात है कि मेरा ये कंडीशन है कि तलबा जो इसके हकदार होंगे वो जो है ना बिल्कुल गरीब होंगे, यतीम होंगे, और इनके लिए ये जो है ना स्कॉलरशिप होगी।
आगे बढ़ाने की जरूरत है? देखिए, इसीलिए जो है ना अजीज सेठ साहब की याद को ताज़ा रखने के लिए मैंने शहर सिरा में उनके नाम से एक मेमोरियल हॉल बनाया और मैं चाहता हूं कि ऐसे मेमोरियल हॉल सिर्फ मैसूर और सिरा में नहीं, सारे स्टेट में बनना चाहिए, ताकि अजीज सेठ साहब जो कौम की खिदमत किए उनकी याद को क़यामत तक ताज़ा रखना हमारे कर्नाटक वालों का की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। मुझे उम्मीद है कि लोग इसे निभाएंगे। लोगों ने ख्वाहिश जाहिर की कि अली साहब को दोबारा जो है मैसूर के पद पर खिदमत करने का मौका मिलना चाहिए। देखिए, ये जो आप मेरे से सवाल कर रहे हैं, ये सवाल का जवाब शायद मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक ख्वाहिश है। इनके जब ये मिनिस्टर थे, मिनिस्टर एजुकेशन के थे, मिनिस्टर माइनॉरिटी वेलफेयर के थे, उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे काम अंजाम दिए। उन कामों के मद्देनज़र मेरी भी ये ख्वाहिश है कि जनाब तनवीर सेठ साहब दोबारा सरकार में आए, दोबारा मिनिस्टर बने और उनके पास दोबारा जो है ना माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट उनको दिया जाए। ये मैं भी ख्वाहिश करता हूँ। इंशाअल्लाह आइंदा कुछ दिनों में कुछ चेंजेस होने जा रहे हैं, उसमें शायद इनका नाम आ जाएगा।